मदर टेरेसा के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी सिस्टर निर्मला का कोलकाता में निधन। 81 साल की उम्र में हुआ निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। आप सभी का स्वागत है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है। उत्तर 24 परगना में लोगों को संबोधित करते हुए अभिषेक ने कहा कि टीएमसी के सांसदों ने पहले ही दिखा दिया है कि अगर जनता को परेशान किया जाएगा तो लोग नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ममता बनर्जी रहेंगी तब तक कोई बंगाल की जनता की ओर आंखें दिखाएगा तो उसकी आंखें निकालकर रास्ते पर फेंक देंगे, उसके हाथ काट देंगे। इस मौके पर अभिषेक ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर हमला किया। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वो इससे पहले भी विवादित बयान देकर चर्चा में रहे हैं। इन दिनों वो बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे के ये बिगड़े बोल हैं। उन्होंने कहा कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता की ओर टीएमसी की ओर हाथ बढ़ाएगा उसके हाथ काट लेंगे, तिरछी नजर से देखेगा उसकी आंखें निकालकर सड़क पर फेंक देंगे। इससे पहले भी इसी तरह के विवादित बोल वो बोलते रहे हैं। ममता बनर्जी जिस मां, माटी और मानुष की बात करती है, उनकी पार्टी में उनके भतीजे कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। कांग्रेस के वोट दिए निजेर आंगुले व्यथा देवें। सीपीएम के दिए नरेंद्र मोदी के देওয়া হবে আর নরেন্দ্র মোদীকে দিলে দেশটা বিক্রি করে দেওয়া হবে। আপনাকে ঠিক করতে হাত কেটে হাত কেটে দিতে পারি, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে মানুষই শেষ কথা বলে তো মানুষই শেষ কথা বলবে। তাই কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে নিজের আঙ্গুলে ব্যথা দেবেন। সিপিএম কে দিলে নরেন্দ্র মোদীকে দেওয়া হবে আর নরেন্দ্র মোদীকে দিলে দেশটা বিক্রি করে দেওয়া হবে। আপনাকে ঠিক করতে। हमारी संवाददाता प्रियंका दत्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, मां, माटी और मानुष की बात करती हैं ममता बनर्जी, लेकिन उनके भतीजे क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मां माटी मानुष के सरकार की मां माटी मानुष पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का ये बयान जो है धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। अभिषेक बनर्जी का इस तरह के विवादित बयान कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की जो है विवाद में रह चुके हैं अभिषेक बनर्जी। उन्होंने चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि उनकी पार्टी के तरफ या उनके कार्यकर्ता के तरफ जो आंख उठा के देखेंगे उसकी आंखें जो है नोच लिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करते हैं तो हाथ भी जो है तोड़ के सड़क पर फेंक दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप अभिषेक बनर्जी के बयान के बाद विरोधी दल जो है अभिषेक के इस बयान पर माफी मांगने की सलाह भी दे रहे हैं। प्रियंका, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अभिषेक ने इस तरह की बेहुदा बातें की हैं। इससे पहले भी ऐसे ही बिगड़े बोल अभिषेक बोलते रहे हैं। ममता बनर्जी की कोई प्रतिक्रिया आ रही है? जी नहीं, ममता बनर्जी का अब तक जो है इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, ना ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो है कोई प्रतिक्रिया आई है। लेकिन लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं, इससे पहले भी जो है तापस पाल भी इस तरह की विवादित बयान दिए थे। तापस पाल का ये बयान था कि अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर कोई आंख उठाते हैं तो उनके घर पर जाके उनके बेटियों पर जो है बलात्कार किया जाएगा। तो लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये जो विवादित बयान आता रहता है, इस पर ममता बनर्जी जो है पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। ममता बनर्जी सिर्फ जो है शहर ब्यूटिफिकेशन पर जो है ध्यान देती रही है, लेकिन इस तरह की पार्टी की जो छवि इस पर जो खराब हो रही है उस पर बिल्कुल प्रियंका, पार्टी की छवि की बात एक है, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक भाषण दे रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में, हुजूम के बीच में, उससे तो यह लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी कीजिए, जाकर मारपीट कीजिए और कोई भी तुम्हारी ओर आंख उठाएगा तो उसे मैं देख लूंगा। प्रियंका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे के बिगड़े बोल हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, और अभिषेक ने मंच से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे ये कहा कि तुम्हारी ओर कोई आंख उठाएगा, आंखें निकालकर सड़क पर फेंकवा दूंगा, हाथ किसी ने उठाया हाथ काट दूंगा। ये सब क्या है? किस तरह की गुंडागर्दी है ये? और ये
पहली बार नहीं है। जैसा हमारी संवाददाता बता रहे हैं, इससे पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है टीएमसी में। हमारे साथ एक बार फिर हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं प्रियंका दत्ता। प्रियंका, खुलेआम गुंडागर्दी करने की छूट दे रहे हैं अभिषेक कार्यकर्ताओं को, ये मोटिवेशन नहीं है, ये खुलेआम गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अभिषेक बनर्जी कल जो सभा को संबोधित कर रहे थे, आप देख सकते हैं उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है खुलेआम जो है लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर कोई हाथ उठाते हैं, कोई आंख उठाकर देखते हैं तो उनको जो आंखें नोच लिया जाएगा, उनके हाथ जो है काट के फेंक दिया जाएगा सड़क पर। और जाहिर सी बात है, इस बयान के बाद जो है पुलिस भी जो है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन दिनों पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से बिगड़ गई है। पुलिस जो है हरकत में आने में जो है काफी देर कर देती है। पुलिस के सामने जो है तृणमूल कांग्रेस की जो इंटरनल क्लैश होती है, बॉम्बिंग होती है, फायरिंग होती है, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से चुप्पी साधे रहते हैं। पुलिस को अरेस्ट करने के लिए भी जो है पुलिस को जो अरेस्ट किसी को आरोपी को अरेस्ट करने के लिए भी पुलिस को जो है ऊपर महल से फोन आने के लिए पुलिस जो इंतजार करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर पार्टी के प्रमुख, पार्टी के जो है सुप्रीमो के भतीजे अगर इस तरह की बयान देते हैं, उसके बाद जो है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता में भी जो है वो गुंडागर्दी, वो दादागिरी दिखाई देगा। और इसके नतीजे मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जब से मामाटी मानुष की सरकार आए है, उसके बाद जो है लगातार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो है हिंसक झड़प होती रही। हिंसक झड़पों की खबर हम दिखाते रहे हैं दर्शकों को। लाइव इंडिया हर खबर दिखाता रहा है किस तरीके से गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कई दफा खूनी झड़पें हुई हैं। और अभिषेक बनर्जी जिस तरह से खुलेआम कह रहे हैं, लगता तो यही है कि गुंडागर्दी बढ़ती रहेगी तृणमूल कांग्रेस के राज में अगर इसी तरह से बेबाक बोलते रहेंगे, इस तरह से बेहूदे बोलते रहेंगे तृणमूल कांग्रेस के नेता। और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के विवादित बयान पर सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और वहीं बीजेपी नेता जेवीएल नरसिम्हा राव का कहना है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तुरंत केस चलना चाहिए। ये गुंडागर्दी इसके अलावा क्या है? तो तृणमूल कांग्रेस के कोई अगर नेतृत्व बने ममता बनर्जी के नेतृत्व में, तो उसको पहले प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो आपराधिक तत्व है और वो अपराध कर सकता है, और पुलिस को हो या विरोधी पक्ष को हो या आम जनता को हो, वो डरा सकता है। क्योंकि एक डर और भय और आतंक का माहौल पैदा की है ममता बनर्जी बंगाल में। भाषण अभिषेक बनर्जी ने दिया है जो पूरे सार्वजनिक रूप पे टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है। ऐसे वायलेंट स्पीचेस के लिए उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, उन पर केस रजिस्टर करना चाहिए, ऐसे हम डिमांड करते हैं। ममता बनर्जी को तुरंत इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने भी अभिषेक बच्चन के बयान को अशोभनीय करार दिया है। देखिए, ना सिर्फ ये निंदनीय है, अशोभनीय है, ये हमारे दल के वो नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान जब पब्लिक डोमेन में आते हैं, लोक विमर्श में आते हैं, तो अफसोस होता है कि क्या सार्वजनिक जीवन में अब ऐसी ही शब्दावली का प्रयोग होगा। और ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने वालों के लिए अगर तालियां बज रही हैं तो समाज को भी सोचना होगा। मैं समझता हूं तो अभिषेक बनर्जी के बयान को अशोभनीय करार दिया है राजनीतिक पार्टियों ने। सच में वो अशोभनीय है ही, बल्कि बेहूदा बयान है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर के सचेंडी थाना इलाके में लड़की को ससुराल वालों ने आग लगा दी। बुरी तरह से झुलसी लड़की की कानपुर के हेलट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि 5 साल पहले शादी हुई थी, बच्चा नहीं होने के कारण और दहेज की मांग को लेकर अक्सर ससुराल वाले मारपीट किया करते थे और अब तो आग के हवाले कर दिया। युवती को जला दिया, हत्या कर दी उसके ही ससुराल वालों ने, उसके पति ने, उसके अपनों ने। दहेज के लिए इस हत्या का ये आरोप लगा है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। कानपुर के बड़े हेलट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। हमारे साथ संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक विवाहिता की हत्या हो गई, क्या पूरी खबर है? जी देखिए, ये कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र इलाके की घटना है। ये करीब 2 दिन पहले एक महिला को जला के मारने की कोशिश की गई थी, जिसको एडमिट कराया गया कानपुर के हेलट का हॉस्पिटल में। इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता था पिछले 5 साल से,
और इस दौरान उसको बच्चा नहीं हुआ शादी के बाद। जी। इसका भी हमेशा दबाव बना रहता था उस महिला के ऊपर, और इन दोनों घटनाओं के चलते 2 दिन पहले इस मणि जो परिजन कह रहे हैं वो बात आप बताइएगा, लेकिन इस युवती ने मृत्यु से पहले मजिस्ट्रेट के सामने या कैमरा पर मीडिया के सामने किसी तरह का बयान दिया जो साक्ष्य बने? जी नहीं, देखिए अभी तक ऐसा कोई बयान तो नहीं मिला है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके की घटना है, जो रूरल एरिया है कानपुर का, ये घटना वहां की है। जब यहाँ कानपुर के जिला अस्पताल में इसको लाया गया, हेलेट हॉस्पिटल जो संबद्ध है यहाँ के मेडिकल कॉलेज से, उस दौरान हमारे कुछ साथियों से ऑफ द रिकॉर्ड जो उनकी बात हुई थी और जूनियर डॉक्टर के माध्यम से पता चला है, ऑफिशियल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मृतका के परिजन तैयारी कर रहे हैं जो उनकी बात हुई उसके आधार पर मुकदमा कायम करवाने की। और अभी मुकदमा कायम नहीं हुआ है? जी नहीं, अभी तक मुकदमा कायम नहीं हुआ है, लेकिन परिजन प्रयास कर रहे हैं। और मीडिया में अब ये मामला आने के बाद परिजन और पुलिस भी अब एक्टिव हो गई है कि वो जाएगी और उनके परिजनों से बात करेगी। अगर कोई तहरीर मिलती है तो उस तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। कानपुर से खबर आ रही है, आरोप यह है कि युवती की जलाकर हत्या कर दी गई। 5 साल पहले शादी हुई थी, बच्चा अभी तक हो नहीं पाया था और दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। यह आरोप इस युवती के परिजनों ने लगाया है। एक छोटा सा ब्रेक, यहां ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। डोमिक्स बड़ी सेविंग ऑफर। अब 500 ml डोमिक्स टॉयलेट क्लीनर के साथ 20 रुपए का विम लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। ऑयली स्किन, दिन भर ब्राइट दिखना है तो बार बार मुंह धोने से अच्छा है एक ही बार ऑयल को खींच निकालो चारकोल फेस वॉश से। फेयर एंड लवली मेन चारकोल फेस वॉश। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी थी कि अगर 11 बजे तक दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल नहीं तोड़ते तो कार्रवाई होगी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है दिल्ली के डॉक्टरों पर। सरकार की इस चेतावनी के बावजूद सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। 11 बजे तक काम पर लौटने की चेतावनी दी थी, ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। नहीं हुआ कुछ, 11 बज गए हैं, 11:43 हो रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की है। अब देखना है दिल्ली सरकार का अगला कदम क्या होगा। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर मरीजों की सुविधाओं की मांग को लेकर कल से हड़ताल पर हैं। इस वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी में सिर्फ दिल्ली के मरीज नहीं आते हैं, देश भर से मरीज आते हैं बेहतर स्वास्थ्य की आस में। बीमार लोग दूर दराज से भागे चले आते हैं जब वहां के डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं और उन्हें दिल्ली के डॉक्टर मसीहा लगते हैं। उन्हें लगता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में या बड़े अस्पतालों में वो अपने पेशेंट को लाएंगे और जिंदगी बच जाएगी, लेकिन यहां पर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि इस बार डॉक्टरों की जो मांग है वो मरीजों से भले जुड़ी हुई है, लेकिन वो तमाम मरीज जो वहां पहुंच रहे हैं वो परेशान हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये कि दिल्ली सरकार की चेतावनी के बावजूद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल की जिद नहीं छोड़ी है। डॉक्टरों को दरअसल दिल्ली सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे पहले भी 3 महीने पहले बिल्कुल इसी तरह से एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई थी, मुलाकात की गई थी दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों से। उन्होंने ये सभी आश्वासन तो तब भी दिए थे, ये सारी मांगे मानने की बात तो तब भी की थी, आज तक हुआ कुछ नहीं। और बिल्कुल उसी राजनीतिक अंदाज में एक बार फिर सभी राजनीतिक बातें मानने की सिर्फ ये बात कही है, लिखित आश्वासन कुछ दिया नहीं है। काम करेंगे कैसे, इसका कोई रोड मैप बताया नहीं है, कैसे माने।
दिल्ली सरकार ने कहा था कल कि सारी बातें 19 की 19 मांगें डॉक्टरों की मान ली जाएंगी, लेकिन डॉक्टरों को एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी लगती है। चीज का तो तब हो ना कि अगर कोई चीज ना मानी गई हो, अगर बात पूरी मान ली गई, 100% मान ली गई है। अगर हम ये कहते हैं कि उनकी 19 डिमांड है, हमने 10 मानी है जी, 9 नहीं मानी है, तब तो बातचीत चलती। बातचीत तो खत्म हो गई ना, सारी बातें मान ली गई है। डॉक्टर को नोटिस दिया गया है 11 बजे तक। देखिए, मैंने उनको बता दिया गया है कि आप 11 बजे तक ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके और दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स की सभी मांगें पूरी किए जाने के बावजूद आज दूसरे दिन भी दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली सरकार ने 3 महीने पहले भी उनकी मांगें पूरी करने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें दोबारा से ऐसा ही आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। दिल्ली सरकार उन्हें जानकारी दे कि उनकी मांगें कब और कितने समय में पूरा होंगी। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट्स डॉक्टर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। करीब 15,000 सीनियर और जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली की पहल पर यह स्ट्राइक कॉल की गई, अभी तक ये जारी है। डॉक्टरों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज की मशीनें नहीं हैं, दवाइयां नहीं है मरीजों को दी जाने वाली, यहां तक कि सफाई की भी उचित व्यवस्था यहां हो नहीं रही है। पिछले कुछ महीनों से हालात बुरी तरह से बिगड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की गलती और मार खानी पड़ती है। डॉक्टरों को परिजन उलझते हैं डॉक्टरों से। डॉक्टरों की मांग है कि मरीजों की सुविधाएं बेहतर कर दी जाए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल नजीब जंग, हेल्थ मिनिस्टर, सबको चिट्ठी लिखी, सबसे मुलाकात की, लेकिन किसी ने इस मामले में पहल नहीं की। यहां तक कि कोई बातचीत तक को आगे नहीं आया। और ऐसे में दिल्ली सरकार ने जो कहा है कि सभी मांगे मान लेंगे, यह कहा जा रहा है कि इससे पहले भी सरकार इसी तरह की बात कर चुकी है, हुआ कुछ नहीं। कैसे माने? लिखित आश्वासन चाहते हैं दिल्ली के डॉक्टर। कुल मिलाकर इस वक्त की खबर यह है कि चेतावनी दी गई थी डॉक्टरों को, हड़ताल 11 बजे तक वापस ले लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। डॉक्टरों ने हड़ताल वापस नहीं ली है और राज्य सरकार को चुनौती दे दी है, कार्रवाई कर कर दिखाएं। दिल्ली में 15,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य सेवा, ओपीडी सिस्टम बुरी तरह से चरमरा गया है। मरीजों की सुविधाओं को लेकर हालांकि यह हड़ताल की जा रही है, लेकिन इस वक्त जो मरीज आ रहे हैं वो बेहाल हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, नगर निगम के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। और दिल्ली में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां के डॉक्टर लंबे समय से, वहां के स्वास्थ्यकर्मी भी हड़ताल पर हैं लंबे समय से। मरीजों को सुविधाओं को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में इलाज की मशीनें नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, पिछले एक अरसे से दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, अस्पतालों में पानी नहीं है, सफाई नहीं हो पा रही है और इन वजह से अच्छा इलाज नहीं हो पाता मरीजों का। और मरीजों के जो परिजन हैं वो डॉक्टरों से उलझते हैं। उन्हें सिर्फ इतना लगता है कि हमारे मरीज का इलाज नहीं हुआ तो इसके पीछे डॉक्टरों ने लापरवाही की है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी ने इस पूरे मामले का जायजा लिया, जरा देखिए खास रिपोर्ट। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है और ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल में हैं। ये हॉस्पिटल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक में बच्चों का इलाज होता है तो दूसरे में महिलाओं का इलाज होता है। और ये एक स्पेशल हॉस्पिटल है जिसमें महिलाओं और बच्चों की स्पेशल उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उनके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि सारे विभाग हैं और ओपीडी विशेष तौर पर आज प्रभावित हुई है। लोगों से जानते हैं किस तरीके की दिक्कतों का सामना आज उन्हें दूसरे दिन भी करना पड़ा है। मैडम, आपको किस तरीके की दिक्कत हो रही है? मेरे को भैया 3 महीने चल रहे हैं, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के भी ऐसे तक छुआ तक नहीं और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है यहाँ पे। आप बताएं कितनी देर से यहाँ पर आए हुए हैं? सुबह से आए हुए, 7 बजे से आए हुए, 9 बजे तक वेटिंग की हमने। डॉक्टर ने नहीं देखा? डॉक्टर ने नहीं देखा। सर, आप कितने बजे से आए हुए हैं और क्या आपका ट्रीटमेंट हो पाया? हम तो अभी आए हैं, अभी फिलहाल यहीं अभी पहुँचे हैं। हड़ताल बता रहे हैं। आपको किस तरीके की दिक्कत हुई? सही में वो जिस समय बुलाया था मैं तो उसी समय यहाँ पर आया था। उन्होंने मंगलवार का टाइम दिया था आज का, आज मैं आया तो अभी तो कुछ पता नहीं डॉक्टर कहाँ पर है।
आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की हड़ताल का असर बेहद साफ तौर पर मरीजों पर दिखाई दे रहा है। हम अंदर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल में किस तरीके का नज़ारा है। सामने जो है ओपीडी का काउंटर है और आज आमतौर पर ये हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा इस काउंटर पे भीड़ रहती है, लेकिन आज डॉक्टर्स की हड़ताल है तो मरीजों को पहले से ज़्यादातर मरीजों को मालूम है, तो इसलिए आज काउंटर आपको खाली नज़र आ रहा है। इस तरफ आपको क्योंकि ये भी देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा अगर हड़ताल होती है तो जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनके तीमारदार आते हैं वो भी गुस्से में रहते हैं, तो सिक्योरिटी के बाकायदा सरकारी जो जवान है अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। सभी हॉस्पिटल्स में इसी तरीके का नज़ारा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टर्स का बेहद साफ कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध प्लान तैयार नहीं करती है तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि सरकार जो है अब लगातार धमकी की भाषा इस्तेमाल कर रही है और कह रही है कि डॉक्टर्स काम पर लौटें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कैमरा पर्सन ओमकार सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, वो दुख वो पीड़ा वही समझ सकता है जो दिल्ली से बाहर से आता है। वहां के डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं अपने मरीज को लेकर के दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, उसके मरीज की जान बच जाएगी, और यहां आकर पता चलता है कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं। क्या बीत रही है इन मरीजों पर? देखिए, मरीजों की हालत बहुत बुरी है और हम इस समय मैं खुद एलएनजेपी हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहाँ पर 2-3 मरीजों की मौत की भी खबर है। और दूसरी बात यह है कि मरीजन काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि वो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी सेवाएं भी यहाँ पर एलएनजेपी हॉस्पिटल में, क्योंकि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ही माना जाता है, और यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो आपातकालीन सेवाएं जो 24 घंटे खुली रहनी चाहिए वो डॉक्टरों की इस स्ट्राइक से प्रभावित हुई हैं। और यहाँ पर ओपीडी तो प्रभावित हुई है, इस अस्पताल में इमरजेंसी भी प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो सीरियस पेशेंट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं एम्बुलेंस के माध्यम से, उन लोगों को लिया नहीं जा रहा है क्योंकि तालाबंदी कर दी गई है। बाकायदा यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं और जो प्राइवेट सिक्योरिटी के जवान हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि जो परिजन पहुंच रहे हैं अगर उनको इलाज नहीं मिल रहा है, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो लोग काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आपको वो गुस्सा नहीं होता, वो मन में एक आंदोलन जैसा होता है जब मरीज को लेकर जाएं और इलाज न मिले। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। New Axe Signature with 3 times more perfume. Other deos may fade away. Axe Signature, don't fade away. हाई एनर्जी डांस बनाता है आपकी स्किन को डल एंड टायर्ड, बट डोंट माइंड क्योंकि मेरे पास है पॉन्ड्स मेन फेस वॉश। डल फेस को ब्राइट करे, टायर्ड फेस में जोश जगाए। पॉन्ड्स मेन फेस का चार्जर सेलिब्रेट्स AVCD2। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आय से ज्यादा संपत्ति के केस में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ, उनकी रिहाई के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। इस मामले में उन्हें निचली अदालत से हुई सजा को कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहत दे दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था उस सजा को। इस मामले में विशेष अदालत ने जयललिता और 3 अन्य दोषियों को 4 साल की पहले सजा सुनाई थी। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने 11 मई को इस सजा को खारिज कर दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता को राहत देने वाला फैसला महज 10 सेकंड में सुना दिया था और इसी रिहाई को कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मतलब जयललिता की मुश्किलें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। जिस सुकून से एक बार फिर मुख्यमंत्री बनी हैं, अभी वो मुश्किल खत्म नहीं हुई है।
और एक राहत की खबर आपके लिए। गर्मी से बेहाल उत्तर भारत के लोगों के लिए यह राहत की खबर है। मानसून तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में इसके पहुंचने के आसार हैं। इस दौरान मानसून बिहार, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाएगा। मौसम विभाग की माने तो देश में अभी तक सामान्य से 21% ज्यादा बारिश हुई है। फोनलाइन पर शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता हैं। शैलेंद्र, एक तो राहत की खबर इस बुलेटिन में मिली, मानसून बेहतर होगा और जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि मानसून बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले इस तरीके की जो मानसून का प्रेडिक्शन किया गया था उसमें बेहद साफ था कि मानसून बहुत वीक रहेगा, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, फसलों को बहुत नुकसान होगा क्योंकि फसलें नहीं पैदा होंगी। लेकिन अब जिस तरीके की खबर आ रही है, मानसून अगले 3 दिनों के अंदर पूरे उत्तर भारत में छा जाएगा और लोगों को जिस उनकी कमजोर रहने की उम्मीद थी और मौसम विभाग को उम्मीद थी, उससे कम अब राहत मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि अभी तक जितनी बारिश पूरे भारत में होती है, रिकॉर्ड की जाती है, उससे 21% ज्यादा इस बार बारिश। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, आपका इस जानकारी के लिए। मानसून बेहतर होगा ये उम्मीद की जा रही है और जल्दी उत्तर भारत में दाखिल होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। एक बार फिर निकला संजय जोशी पर पोस्टर का जिन समर्थकों का पोस्टर के जरिए पीएम पर निशाना, लिखा पाक बांग्लादेश को देते हो रमजान की बधाई और जोशी से बेवफाई। आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज, 25 जून को पेश किया जा सकता है बजट। बीजेपी पानी और बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरने को तैयार। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने के विरोध में बीजेपी करेगी प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार पर लगाया अंबानी और टाटा के साथ मिलकर बिजली महंगी करने का आरोप। केजरी सरकार के अल्टीमेटम से भी नहीं समझे दिल्ली के हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर्स। बड़ा सवाल, अब क्या करेगी दिल्ली सरकार? कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीकॉम कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार। चेतावनी के बावजूद नहीं मानी कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियों से मांगा टावर्स का हिसाब।
केंद्र सरकार का क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज और रेलवे टिकट जैसी खरीद में नहीं लगेगा ट्रांजैक्शन चार्ज। मदर टेरेसा के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी सिस्टर निर्मला का कोलकाता में निधन। 81 साल की उम्र में हुआ निधन, प्रधानमंत्री ने जताया शोक।